कहानी का ये दूसरा भाग देखने से पहले इसका पहला भाग अवश्य देखें। अब तो मान ले वो भाग गई। ताया जी ने कहा। नीता का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो काफी खुश थी। अगर वो समय रहते सबको सच बता देती तो शायद अमारा अब तक मिल जाती। लेकिन उसने सच छुपाकर अमारा के हक में बहुत बुरा कर दिया था। और उसको इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसकी बहन उसकी वजह से किस हालात का सामना कर रही है। माँ, रियांश ने मीना जी को देखकर कहा। हाँ बेटा। मीना जी अपने आंसू पोंछकर बोली। दीदी कहाँ है? कहाँ गई वो? क्या वो सच में भाग गई किसी के साथ? बेटा, तेरी कोई दीदी नहीं है। तू हमारी इकलौती संतान है। मर गई वो। मीना जी ने कड़वाहट से कहा। क्या कह रही हो मीना? किशन जी गुस्से से बिलक उठे। सच कह रही हूँ। ऐसी बेटी भगवान किसी को न दे। इतनी गंदी हरकत की है उसने। हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर उसे कोई उठाकर ले जाता तो अब तक मरने की खबर तो आ गई होती। मीना जी चीखते हुए बोली। ये क्या बोल रही हो तुम? किशन जी बहुत गुस्से में आ गए थे। तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह है कि नहीं? मीना जी रोते हुए बोली। 2 दिन बीत गए, कोई उठाकर ले जाता तो कोई खबर तो लगती, लेकिन नहीं लगी कोई खबर। अब तक इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसे कोई उठाकर नहीं ले गया, वो खुद भाग गई है किसी के साथ। ताई जी भी मीना जी की बात का समर्थन करते हुए बोली। मैं भी तो कब से कह रही हूँ, लेकिन किशन मानता ही नहीं। अब उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। इधर अमायरा पानी पानी करहा रही थी। संग्राम उसके करीब आया। रात हो चुकी थी। संग्राम अमायरा को करीब 1 घंटे से गौर से देख रहा था। उसने उसके करीब आकर उसकी रस्सियां खोल दी। रोहित और विक्की घर जा चुके थे। संग्राम ने उन्हें भेज दिया था। हमें छोड़ देंगे ना? अमायरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, छोड़ दूंगा। संग्राम ने उसे पानी का बोतल दे दिया। वो एक ही सांस में सारा पानी पी गई। सामने रखे टिश्यू पेपर से संग्राम उसका चेहरा पोंछने लगा। कितना गंदा कर लिया है तुमने अपना चेहरा। वो अमायरा को अजीब तरीके से हाथ लगा रहा था। अमायरा पीछे खिसकने लगी। संग्राम उसके करीब आ रहा था। उसने जोर से उसे पकड़कर अपनी बाहों में समेट लिया और उसका चेहरा साफ करने लगा। मैं प्यार कर रहा हूं ना, तुम दूर क्यों भाग रही हो? अमायरा रोते हुए बोली। नहीं, हमें नहीं करना कुछ। हमें जाना है अपने बाबा के पास, अपने घर। संग्राम उसे घूर कर बोला। देखो, कितने प्यार से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ और तुम्हें बस घर जाना है, घर जाना है चिल्ला रही हो। तुम्हें अगर कल जैसा दर्द नहीं सहना है तो मेरी बात मान लो। आज रात मेरा साथ दो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। अमायरा ने नाव में सिर हिलाया, लेकिन इस बार संग्राम नहीं रुका। वो उसके बेहद करीब आ गया। अमायरा से सकती रही, वो रोती रही, लेकिन संग्राम 29 साल का जवान लड़का था, कहाँ 16 साल की लड़की। अमायरा उसे कितनी देर रोक पाती? वो 2 दिनों से भूखी प्यासी थी। वो ज्यादा देर खुद को नहीं बचा पाई। लेकिन संग्राम अपना मकसद पूरा करता उससे पहले ही अमायरा का हाथ जमीन पर पड़ा। वो कच्ची मिट्टी की जमीन थी। उसने नाखूनों से कुरचकर मिट्टी हाथ में भर ली और संग्राम की आंखों में डाल दी। आंखों में मिट्टी डालते ही संग्राम तिलमिला गया और उसकी पकड़ अमायरा पर ढीली पड़ गई और वो अपनी आंखें मलने लगा। अमायरा मौका देखकर उसकी पकड़ से छूट गई और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से उस गोदाम में नजर घुमाई तो उसे एक भारी सी लोहे की छड़ दिखाई दी। उसने जल्दी से उस छड़ को उठाया और संग्राम के सिर पर मार दिया। अचानक से लगे वार को संग्राम झेल नहीं पाया और गिर गया। अमायरा ने देखा अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। दरवाजे की कुंडी बंद थी पर उस पर ताला नहीं लगा था। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची और उसने कुंडी खोल दी। वो गोदाम एक सुनसान जगह पर था जहां से वो गोली जाती थी। वो एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, लेकिन वो भागने लगी। बाहर पूरी तरह से उजाला नहीं था, ऊपर से बारिश होने वाली थी तो और अंधेरा छाया हुआ था। अमायरा जल्दी जल्दी अपने घर के दरवाजे तक पहुंची और बेहोश हो गई। किशन जी बाहर निकले ही थे कि उन्होंने आवाज सुनी और जल्दी से बाहर आए। अमायरा, वो चीखने लगी। मीना जी और बाकी के घर वाले भी बाहर आ गए। किशन जी अमायरा को लेकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। चेहरे और शरीर पर ढेरों चोट के निशान थे।
अमारा को देखकर ही अंदाजा लगा सकते थे कि उसके साथ बहुत गलत हुआ था। मीना जी ने जल्दी से उसके ऊपर चादर ढक दी। आप बाहर जाइए। मीना जी ने ताऊ जी और किशन जी को बाहर भेज दिया। ताई जी की आंखें भी फटी हुई थी जब उन्होंने अमारा की हालत देखी। उसके साथ जबरदस्ती हुई थी, वो भी बहुत बुरी तरीके से, जो कि पिछली रात संग्राम ने की थी। दीदी, हमारी अमारा के साथ। मीना चीख कर लग गई। उनके घर के सामने ही एक नर्स रहती थी। बाहर बारिश भी हो रही है। नीता को कहती हूँ वो पीछे वाले रास्ते से उनको लेकर आएगी। चोट ज्यादा लगी है, लगता है किसी ने। ताई जी ने बात अधूरी ही छोड़ दी। किशन जी भी समझ चुके थे कि अमारा के साथ कुछ गलत हुआ है। वो कमरे में आकर रोने लगे। एक पल के लिए उन्होंने भी अमारा को गलत समझ लिया था। खुद को वो कैसे माफ करेंगे? आखिर उनकी बच्ची के साथ किसने गलत किया था और क्यों? क्या दुश्मनी थी उनकी किसी के साथ भी? मीना जी भी एक नजर और अमारा को देख नहीं पाई। नर्स आ चुकी थी। नीता भी सदमे में जम गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि संग्राम इतनी घटिया हरकत करेगा, लेकिन समय रहते अगर वो बता देती तो शायद अमारा का ये हाल ना होता। नर्स ने सबको बाहर जाने को कहा। बस मीना जी अंदर थी। वो दोनों मिलकर अमारा के कपड़े चेंज करने लगी। अमारा के कंधे में काटने के निशान थे और गर्दन में भी। उसे 2 दिनों तक चाबुक से बुरी तरह मारा गया था। देखिए, किसी ने आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बाकी कुछ गलत नहीं हुआ है। उसने साथ नहीं दिया इसलिए उसका ये हाल कर दिया, इसलिए उसे दोषी मत मानिएगा। बाकी की टेस्ट करवा लीजिए तो पता चल जाएगा। वैसे ये होश में आ गई तो खुद बता देगी, लेकिन जबरदस्ती बुरी तरीके से हुई है। नर्स ने उसे एक इंजेक्शन दे दिया। नर्स, आप किसी को कुछ मत बताइएगा, हमारी बहुत बदनामी होगी। ये बात यहीं खत्म हो जाए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मीना जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नर्स बोली, बेफिक्र रहिए, मैं एक और बार आकर चेक कर लूंगी, तब तक इनका ख्याल रखिएगा। ये बोलकर नर्स चली गई। पूरा दिन गुजर गया। अमारा को अभी तक होश नहीं आया था। उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। ताई जी तो जैसे उसके पीछे पड़ी हुई थी। उन्हें अमारा की जिंदगी से पहले उसकी शादी का ख्याल ही सता रहा था। कितने लोग होंगे? कैसे उन्होंने अमारा के साथ इतना बुरा सलूक किया होगा? अमारा को किडनैप किया या वो खुद गई होगी? बस उन्हें इसी मसले पर बात करना सोच रहा था। दीदी, थोड़ी देर बैठ जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए। बस अमारा ठीक हो जाए, बाद में देखेंगे क्या होगा। मीना जी ने अमारा के सिर से गीला कपड़ा हटाया। इस समय उसे बहुत तेज बुखार था। पानी? अमार ने रात के वक्त कहा। नर्स भी वहीं मौजूद थी। गांव में भी सबको पता चल चुका था कि अमारा वापस आ गई है। वैसे तो अमारा किसी की नजरों में गलत कभी थी ही नहीं, लेकिन कुछ मंत्रणाएं अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। सब बिना सच जाने समझे अमारा के बारे में बातें नमक मिर्च लगाकर परोस रहे थे। अमारा बेटा, किशन जी ने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया। अमारा से पानी भी नहीं पिया जा रहा था। उसको कुछ कुछ होश आ चुका था, पर वो अच्छे से बोल नहीं सकती थी। इधर संग्राम घर आ चुका था। वो बहुत थका हुआ था और बहुत गुस्से में भी था। उसे अपनी मंजिल नहीं मिली थी, जिसका इंतजार उसे कब से था। संग्राम वॉशरूम में था। शावर के नीचे उसका जिस्म भीग रहा था और याद आ रही थी बीते दिनों की बातें जो उसने अमारा के साथ की थी। उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान तिल गई। मेरा मन भरने से पहले ही तुम यहाँ से भाग गई। अब तो तुम मुझे चाहिए ही चाहिए। एक बार फिर तुम मेरे चंगुल से बच निकले, लेकिन अब की बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी नीली आंखें, उसमें बहते आंसू मुझे तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन जब तुम चिल्लाई तो पूछो मत कितना गुस्सा आया मुझे। तुमने सोचा नहीं कितने प्यार से मैं तुम्हारे साथ पेश आ रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जबरदस्ती ही करवानी है अपने साथ। और एक गलती और कर दी, तुमने भाग गई। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। बदनामी तो तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम जिसे भी ये बताओगी सभी तुम्हें दोषी कहेंगे, मुझे नहीं। पूरा दिन बीत गया। संग्राम ने ढीला किया और अपने कमरे में आकर सोने लगा। तभी उसे किसी का हाथ महसूस हुआ। संग्राम जानता था कि वो अनिका थी। वो यहाँ क्यों आई थी उसे वो भी मालूम था, लेकिन संग्राम ने उसे ना कह दिया। मैं थका हुआ हूँ एनी, मुझे सोना है। व्हाट? बट मुझे तुम्हारे करीब आना है सैम, और कितने दिनों के बाद हम करीब हैं।
मेरा मन नहीं है, तुम जाओ प्लीज। संग्राम दूसरी तरफ मुड़कर सो गया। उसे सच में नींद आ गई। अब तो सपने में भी उसे फिर से अमारा दिखाई दे रही थी। इधर अमारा को होश आ चुका था। वो काफी सदमे में थी। वो वॉशरूम में थी जब उसने अपने शरीर को आईने में देखा। पूरे शरीर पर जंगे जंगे से चोटों और नील के निशान थे। संग्राम ने उसके साथ हैवानों जैसा सलूक किया था। उसके बाल मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो बहुत डर रही थी। मीना जी उसे बाहर लाई और उससे पूछने लगी, कौन था जिसने उसके साथ ये सब किया था? अमारा चुपचाप नीचे देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा। वो ठाकुर साहब के ओहदे को अच्छे से जानती थी। यहाँ की पुलिस भी उनके हिसाब से चलती थी। भला वो क्या बताए, उन्हें कोई भरोसा करेगा उसका? ए छोरी, कितने लोग थे जिन्होंने तेरे साथ ये सब किया? ताई जी ने सीधा सवाल अमारा से किया। अमाया ने उंगली से एक दिखा दिया। इस समय उसने सिर झुका रखा था। वो नीचे देख रही थी। मीना जी ने आंखें मूंद ली। तो अपनी मर्जी से तो उसके साथ नहीं गई थी ना? फिर से ताई जी ने पूछा। नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे। वो हमें मेले से उठा कर ले गए थे। हमने खुद को बहुत बचाया। अमाया ने शून्य में देखते हुए कहा। अब छोड़ और उसका नाम बता जिसने ये सब किया, और हाँ, झूठ ना बोलना। अमाया रोते हुए बोली, ठाकुर साहब के पोते ने। उन्होंने ही किया है ये। उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। हम ही जानते हैं हम वहां से कैसे छूट कर आए हैं। उन्होंने हमें बहुत मारा ताई जी। अमारा ने अपने जख्म दिखाए और बेहोश हो गई। मीना जी ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। ठाकुर साहब के घर से ये सब हुआ। किशन जी भी सुन चुके थे। वो गुस्से से लाल हो उठे। वो लोग घर पर बातें कर रहे थे। ताया जी ठाकुर साहब से दूरी बनाए रखने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग थे। उनसे लड़ना बहुत मुश्किल था। ऊपर से उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए ये बात यहीं तक जाए तो अच्छा होगा। भाई साहब, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? मेरी बेटी के साथ उन्होंने ऐसा किया है। वो 2 दिन घर से बाहर रही। आप ये बताइए, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। अब कौन करेगा उससे शादी? मीना जी बोलकर रोने लगी। अमारा सब कुछ सुन रही थी। उसकी वजह से घर में कितना कुछ हो रहा था। इस समय अमारा खुद को ही दोषी मान रही थी। वो उठी और कुछ ढूंढने लगी। उसे अब खुद को खत्म करना था। उसकी वजह से कोई दबाव में रहे ये सही नहीं है। हम खुद को खत्म कर लेंगे, मर जाएंगे। अमार ने रस्सी ढूंढ ली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज रात को सबके सोने के बाद हम खुद को खत्म कर लेंगे। हम नहीं देख सकते माँ बाबा को खुटते हुए। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम गलत हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े घर के नहीं हैं। हम गरीब लोग हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन फिर भी लूटी जाती है या लूटने की कोशिश की जाती है। संग्राम ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। हमारी इज्जत तो बच गई, पर हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए उन्होंने हमारी पूरी जिंदगी में ही आग लगा दी। हमें कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। अमायरा रो रही थी। उसके जख्म अब भी वैसे ही थे। वो ना उठ पाती थी ना बैठ पाती थी। ताई जी नीता को उससे दूर रखती थी। रियांश भी अब अमारा के पास नहीं आता था। किशन जी भी उसके सामने नहीं आते थे। मीना जी भी बस उसे दवाई देती और चली जाती थी। आखिर हमारा क्या कसूर है? सारे दुख दर्द हम ही क्यों? जख्म भी हमें ही क्यों? अमारे ने दरवाजा बंद किया और पंखे में फंदा बांधने लगी। फंदा बांध कर फांसी लगाने से पहले उसने एक खत लिखा। वो किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहती थी। पूरे घर को पता चल चुका था। संग्राम ही अमारा का गुनहगार है, लेकिन हिम्मत नहीं थी कोई भी जाकर ठाकुर साहब से बात करे। अमाया ने एक खत लिखा था जिसमें उसने अपने बारे में वो सारी बातें लिखी थी जो भी उसके साथ शुरू से हुआ था। बाबा, हम नहीं जानते आप ये पढ़कर क्या कहेंगे या क्या करेंगे, लेकिन बाबा, आपकी बेटी आपके लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए जा रही है। बाबा, हम जानते हैं हमारा समाज एक ऐसी लड़की को कभी नहीं अपनाएगा जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो या जो 2 दिन से किसी की कैद में रही हो। भले ही उसकी इज्जत बच गई, पर उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, चाहे उसके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ हो, लेकिन दोषी वही रहेगी। हमने माँ को और ताई जी को कहते सुना था कि अब हम अशुद्ध हो गए हैं। हमसे कोई शादी नहीं करेगा। हम किसी भी शुद्ध कार्य में नहीं जा सकते, क्योंकि दुनिया की नजरों में हम अशुद्ध हो चुके हैं। बाबा,
ठाकुर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये तो पूरा गांव जानता था, लेकिन उनके घर के ही एक सदस्य ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी वजह से नीता दीदी की शादी में भी दिक्कतें होंगी। रियांश भी हमें अजीब नजरों से देखता है, जैसे हम कोई अजूबा है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बाबा, ताया जी इस गांव के सरपंच हैं। हम नहीं चाहते उनके ओहदे में भी कोई सवाल उठाए। हमें बहुत सारे जख्म मिले हैं बाबा, बाहर से भी और हमारी आत्मा पर भी। हम अब जीना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी कटी पतंग की तरह हो गई है, जिसे कोई भी लूट ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हैं तो इंसान ना बाबा, हमें भी दर्द होता है। अपनों का मुंह मोड़ लेना। सभी हमें अजीब नजरों से देखते हैं। हमारी पढ़ाई भी खत्म हो गई और हम भी अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम जा रहे हैं। हमें अब नहीं जीना। हमारी किस्मत बहुत खराब है बाबा। हम आपको और माँ को गले नहीं लगा सकते आखिरी पलों में, लेकिन हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी बेटी कायर है, क्योंकि समाज हमें नहीं अपना सकता और हम सब समाज से ही जुड़े हैं, तो हमारा ना रहना ही बेहतर है। वो अभी लिख ही रही थी कि तभी अशोक जी ने दरवाजा खटखटाया। अमारा बेटा। अशोक जी की आवाज सुनकर अमारा ने जल्दी से रस्सी और खत छुपा दिया और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। हाँ, अमारा ने धीरे से कहा। चल खाना खा ले, भूख लगी होगी ना? अशोक जी ने कहा। नहीं पापा, हमें भूख नहीं है। कोई नहीं, तेरे लिए खिचड़ी बना रखी है, खा लेना बेटा। चल, अब अशोक जी ने अमारा को अपने साथ लिया और बाहर आ गए। सभी बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन अमारा को देखते ही वो रुक गए। मीना जी अमारा के लिए अलग थाली ले आई। वहां बैठ जा, मीना जी ने सामने चटाई दिखाते हुए कहा, जो कि थोड़े कोने में लगी हुई थी। अमारा जाकर वहां बैठ गई और धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। उसने अपने अंदर आंसू को जब्त कर रखा था। मीना जी तो उसकी माँ थी, लेकिन उसे खल रहा था जो भी अमारा के साथ हुआ था कि वो अशुद्ध हो गई है, और शायद इसमें अमारा की गलती भी है। उसे उस रात मेले में सबसे अलग नहीं होना चाहिए था। ना ही वो अलग होती, ना आज उसे ये दिन देखना पड़ता। इसलिए मीना जी ने भी अपना मन कठोर कर लिया था। एक रिश्ता है, बोल तो बात आगे बढ़ाए, ताया जी ने अशोक जी के सामने कहा। रिश्ता किसके लिए? अशोक जी ने कहा। अरे अमारा के लिए। देख, गांव में बात फैली हुई है कि 2 रातों से अमारा गायब थी। अब मुझे भी लोग ताने देने लगे हैं। मैं सरपंच हूँ भाई, ऐसे कैसे सबके ताने सुनूं? इसलिए कह रहा हूँ, इसके हाथ पीले कर दे। लड़का अच्छा है, बस ये उसकी दूसरी शादी होगी। पहली बीवी ने उसे छोड़ दिया है, अब उसे अच्छा लड़का तो मिलने से रहा। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसे लड़के से शादी क्यों करेंगे हम अमारा की? वैसे भी बस 16 साल की है। 16 साल की है, लेकिन जो हुआ उसे देख पहले। जिसे भी पता चलेगा ना, वो बस कीचड़ उछालेगा, अपनाएगा नहीं। लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं है। कर दे शादी, सबका भला होगा। अमारा सब कुछ सुन रही थी, फिर भी मशीनी अंदाज में खा रही थी। उसकी नजरें एक जगह स्थिर थी। मुझे मंजूर है ये रिश्ता, मीना जी ने कहा तो ताई जी मन ही मन मुस्कुरा उठी। वो जानती थी कि अमारा की शादी के लिए मीना जी जरूर बोलेंगी। अशोक जी हैरानी से बोले, क्या बोल रही है तू मीना? उसकी शादी की कोई उम्र है भला? मीना जी गुस्से में बोली, तो क्या कहेंगे आप? ठाकुर साहब के पोते ने गलत किया तो वो कर लेंगे क्या शादी? अरे वो अमीर लोग हैं, आपकी बेटी को नहीं अपनाएंगे। तुमसे किसी ने पूछा मीना? और वो क्या अपनाएंगे? मैं अपनी बेटी उन्हें कभी दूं ही नहीं। ऐसे घटिया इंसान को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, और आज मैं उनके पोते की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। अशोक जी उठकर बाहर चले गए। अमारा उनके पीछे दौड़ गई। नहीं बाबा, नहीं। वो अशोक जी को बार बार पकड़ रही थी। वो बहुत डरती थी। उसने अपना बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अपने बाबा को कैसे खो सकती थी? लेकिन अशोक जी नहीं रुके। वो अमारा को धकेल कर चल दिए। उन्होंने फैसला कर लिया था, वो आज संग्राम की सच्चाई बड़े ठाकुर साहब के सामने लेकर आएंगे। रात के कुछ 10 बजे होंगे। ठाकुर साहब और बाकी लोग खाना खा रहे थे। संग्राम भी अलग ही सोच में खोया हुआ था। उसकी आंखों के सामने बस अमारा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो दोबारा उससे कैसे मिले, जबकि उसने अमारा के साथ कुछ अच्छा तो किया नहीं था। बाहर तेज आवाज आ रही थी। ठाकुर साहब बाहर आ गए, साथ में अर्जित ठाकुर भी थे। क्या हुआ? ठाकुर साहब ने कहा। वो अशोक जी को जानते थे।
अशोक जी ने इधर उधर देखा, वहां बहुत सारे लोग थे। उनके सामने वो क्या बोलते? ठाकुर साहब, कुछ बात है जो कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता। उन्होंने ठाकुर साहब को देखकर कहा। ठाकुर साहब अशोक जी को एक कमरे में लेकर आ गए। अजित ठाकुर भी उनके साथ उसी कमरे में थे। उन्होंने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप बाहर नहीं बता सकते थे? ठाकुर साहब की कोई गलती नहीं थी, इसलिए अशोक जी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति से सब कुछ बता दिया। अजित जी भड़क चुके थे। उन्होंने ध्यान दिया था कि संग्राम 2 दिनों से गायब था। अब उन्हें समझ आ रहा था कि क्या बात थी। उन्होंने तुरंत संग्राम को बुलाया। ठाकुर साहब ने खींचकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। हमारी बरसों की इज्जत सब कुछ तुमने बर्बाद कर दी। बताओ, क्या ये सच है? ठाकुर साहब जोर से चीखे तो विशाखा, लीना और अनिका भी वहां आ गई। संग्राम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो समझ चुका था अशोक जी ने ही उन्हें सब कुछ बताया होगा। संग्राम जोर से चीखा, क्या किया है मैंने? तुमने क्या किया है? हाँ, ये तो तुम्हें बताना जरूरी है बेटा। तुम कैसे भूल गए? तुम ठाकुर खानदान के पोते हो। तुमने एक निर्दोष लड़की के साथ कितना गलत किया है। संग्राम ने अशोक जी की तरफ देखा। अमाय ने आपसे कहा, वो सीधा बोला। विशाखा आकर खड़ी हुई थी। तभी उसने संग्राम के मुंह से अमायरा का नाम सुना। वो क्या कहेगी? तुमने उसे बोलने के काबिल छोड़ा है क्या? कितनी बेदर्दी से मारा पीटा है उसे। अशोक जी गुस्से से संग्राम के पास आए और एक घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। सैम, विशाखा गुस्से से अशोक जी को घूरने लगी और गुस्से में बोली, आप लोग तमाशा देख रहे हैं? ये वही फूल वाला है ना जिसने कुछ दिन पहले घर को सजाया था? फिर इसकी औकात इतनी कैसे हो गई कि इसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? विशाखा, चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ऐसा कोई नेक काम नहीं किया है जिससे तुम यहाँ खड़ी रह सको। अरिजीत जी भड़क कर बोले, क्या किया है मेरे सामने जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं? मुझे भी सुनना है, मेरा हक है सुनना। तुम्हारे बेटे ने एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 दिन तक उसे बांध कर रखा, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। और क्या सुनना है तुम्हें? अरिजीत जी गुस्से से बोले। विशाखा संग्राम की तरफ देखने लगी। लीना और अनीका तो सदमे में जम गई। एनी, चलो। लीना अनीका को लेकर वहां से कमरे में आ गई। सैम ने किसी और के साथ, यह कहकर अनीका रोने लगी। एनी, रिलैक्स, भाई ने जो भी कहा है उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ये सब तो शहरों में नॉर्मल है ना, एक दूसरे की मर्जी से होता है। यार, और उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? यहाँ ये गांव है ना, तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा। तुम देख लेना, उस लड़की का बाप चला जाएगा कुछ देर में कुछ पैसे लेकर। काम डाउन। ठाकुर साहब बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। वजह संग्राम था। संग्राम ने हामी भर दी थी। उसने बताया कि उसने अमायरा को पहले प्यार से समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। ऊपर से उसने संग्राम पर हाथ उठाया, इसलिए संग्राम ने ऐसा किया उसके साथ। लेकिन मेरी बेटी की क्या गलती थी ठाकुर साहब? क्या उसके साथ बदसलूकी करके आपको आपका सब कुछ मिल गया? लेकिन मेरी बेटी जिंदा लाश बन गई है, अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रही है। अरे, अजनबी भी नहीं है, सबके लिए वो तो एक दाग बन गई है, घर में ही घुट रही है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने पोते को पुलिस के हवाले कर दीजिए। ठाकुर साहब ने हाथ जोड़ दिए। बुरा न माने तो एक ही प्रायश्चित कर सकता हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। आपकी बेटी से संग्राम की शादी होगी। अगर आप कहें तो घर की इज्जत है, बाहर जाएगी तो और बदनामी होगी। विशाखा ने घूर कर ठाकुर साहब को देखा। वो फूल वाली मेरे घर की बहू बनेगी? हरगिज नहीं। मेरा बेटा इतना गया गुजरा नहीं है। ठाकुर साहब गुस्से में बोले, बहू तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही अर्जित से करूंगा। ये मेरा गांव है, मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आई है। मैं ही फैसला लूंगा, जिसे मानना है माने, वरना मैं इसी वक्त उसे अपनी जायदाद और हर चीज से बेदखल करता हूँ। बोलो मंजूर है तो ठीक है, वरना निकलो यहाँ से। पहली बार ठाकुर साहब इतने गुस्से में थे। ठाकुर साहब, जिसने मेरी बेटी को इतना तड़पा है, वो क्या मेरी बेटी को खुश रखेगा? ठाकुर साहब बोले, तुम फिक्र मत करो अशोक, मेरा भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा। देखो, हमारा बच्ची है, मैं मिला हूँ उससे, मैंने देखा है उसे। मानता हूँ संग्राम उसके लायक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही दयालु और कोमल है, लेकिन गलती की है इसने, इसलिए उसको इसके साथ रहने की सजा मिली है। अशोक जी का मन भारी हो रहा था, लेकिन वो क्या करते?
बात भी सच है। ठाकुर साहब बहुत अच्छे आदमी थे और अर्जित जी भी। ऐसे अमारा को घर में रखकर या ताया जी के सुझाए लड़के से शादी करके वो अमारा की जिंदगी वैसे भी बर्बाद कर दे। इससे अच्छा तो संग्राम ही उसका हाथ थाम ले, ये ठीक था। देर रात अशोक जी घर लौट आए। बाबा, अमारा दौड़कर उनके गले लगकर रोने लगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अशोक जी ने सबको ठाकुर साहब की बातों के बारे में बताया। मीना जी तो खुश थी, लेकिन अमारा, वो तो जैसे फिर से मर रही थी। उस हैवान के साथ शादी वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो क्या बोले। उसने अपने बाबा और माँ का चेहरा देखा। वो पहले जैसा सब कुछ होने की बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक आशा की किरण थी, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। संग्राम ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी उसके साथ। बस एक चीज बदलने वाली थी। उसकी जिंदगी में शादी के बाद वो उसके साथ सब कुछ हक से करेगा, जो वो जबरदस्ती नहीं कर पाया। उसे ना जाने कितना दर्द होगा, वो सुधर नहीं सकता, यह अमारा जानती थी। अमारा ने संग्राम की आंखों में हैवान देखा था। नीता ने अमारा को छेड़ते हुए कहा, चल अच्छी बात है, जिसने तेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी अब वही तेरा पति बनेगा और तू उसकी बीवी। अब तेरे साथ जब मर्जी तब जबरदस्ती करेगा। मेरा मतलब था प्यार करेगा। अमारा कुछ नहीं बोली। क्या बोलती, उसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी थी। शायद उसमें कुछ बचा ही नहीं था। जो कुछ भी बचा था संग्राम ने खत्म कर दिया था। फिर से उसकी जिंदगी में दोबारा आकर अमारा रात भर सो नहीं पाई थी। संग्राम अपने कमरे में था। उसे अपने चेहरे को देखा। हाँ, मुझे तुम चाहिए थी, तुम्हें पाना चाहता था मैं, और अब तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो। अब कोई रोकने वाला नहीं होगा मुझे। लेकिन तुम्हारे बाप ने अच्छा नहीं किया। और बेबी, मैं तुमसे शादी बस मजबूरी में कर रहा हूँ। वैसे तुम मुझे अच्छी तो लगती हो, वैसे बुराई भी नहीं है। लाइफ में एंजॉय करना चाहिए इंसान को, और तुम इसका अच्छा जरिया हो। और तुम्हारे बाप ने जो मुझे घूसा मारा है ना, उसका बदला मैं तुमसे लूंगा, सूद समेत। मैं बहुत बुरा हूं ना। अब देखो ठाकुर संग्राम सिंह, और कितना बुरा हो सकता है, जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। कोई नहीं जानता मैं क्या हूँ। तुम्हारी फूल जैसी जिंदगी को कुचल नहीं दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। अमारा थके कदमों से कमरे में आ गई। उसने कमरे में आकर उस खत को फाड़ा और फेंक दिया। कहाँ वो खुद को खत्म करने जा रही थी। एक ही बार में वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाली थी, और यहाँ तो उसकी किस्मत में रोज रोज मरना लिखा हुआ था। अब वो रोज मरेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ है। और देखिए ना उस बुराई का अंत कैसे लिखा हुआ था। उसके साथ और बुरा करके ये समाज के नियम थे। गंदी हरकत करने वालों से ही या जबरदस्ती करने वालों से ही शादी हो जाए तो इज्जत बच जाएगी। अमारा रो रही थी, और अमारा ही क्यों, वो हर लड़की रोती है ऐसे मामलों में जिनके साथ ऐसा कुछ होता है। और काहे की खुशी, कोई कितना ही अमीर पैसे वाला क्यों ना हो, जो ऐसा करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। ज्यादातर मर्द यही कहते हैं ना कि लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं। जिसके पास पैसा होता है वो कितना ही बदसूरत और निर्दयी क्यों ना हो, उन्हें बस पैसे से मतलब है। लेकिन यहाँ तो संग्राम अमीर था, हैंडसम था, लेकिन सबसे बड़ी बात वो एक हैवान था। अमारा का गुनहगार था, जिससे अमारा कभी प्यार नहीं कर सकती थी। अमारा को नफरत है संग्राम से। वो संग्राम से नफरत करती थी, और उसका घाव ताउम्र नहीं भरने वाला था। उसने सोच लिया था उसकी शादी भले ही उससे हो जाए, लेकिन प्यार वो कभी नहीं हो सकता। सुबह हो चुकी थी। अमारा नहा कर पूजा करने जा रही थी, तब दाई जी ने उसे रोक लिया। पहले शुद्धिकरण, उसके बाद मंदिर में जाना। ऐसे अशुद्ध लोग मंदिर में नहीं घुसते, समझी। अमारा वैसे ही दरवाजे पर खड़ी रह गई। वो बस अपनी माँ को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही है, अब चलो हमारे साथ, हमने पंडित जी से बात कर ली है, वो करवा देंगे तेरा शुद्धिकरण। मीना जी ने गर्व से कहा। अमारा ताई जी के साथ चल दी। मीना जी भी आगे आगे चल रही थी। मंदिर के पीछे एक कुंड था, वहीं पर सारे कार्य शुरू है। करीब 2 घंटे तक अमारा को कुंड में बिठा दिया गया, जिसमें उसकी गर्दन तक पानी था। अमारा एक दिन पहले ही बुखार से तड़प रही थी। वो डर से बीमार हो गई। पंडित जी ने कहा, आज रात तक अमारा कुछ नहीं खाएगी, बस गंगा जल और तुलसी के पत्ते को एक घूंट में पी सकती है, बाकी उसे रात भर जागना होगा। दूसरे दिन ही ठाकुर साहब और उनकी पत्नी आने वाले थे अमारा को शगुन देने के लिए। मॉम,
आप भाई की शादी उस फूल वाली से करवाएंगी तो एनी उसका क्या होगा? लीना ने कहा। संग्राम भी वहीं पर था। बेटा तुम्हें क्या लगता है मैंने खुशी से उस लड़की को बहू बनाने के बारे में सोचा? मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? विशाखा ने दांत पीसते हुए कहा। लीना ने पूछा। तो क्या मॉम, क्या सोचा आपने, क्यों हाँ कहा? विशाखा जी बोली। क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने कहा कि वो हमें जायदाद से बेदखल कर देंगे और तुम दोनों को पता है ठाकुर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जो कि तुम्हारे दादी और दादाजी के नाम पर है। और ये हवेली पूरे 100 करोड़ की है। बाकी का हमारा मुंबई में बंगला सब कुछ अरबों का है। फिर तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? बस कुछ दिन उस फूल वाली को झेल लेंगे, फिर जाना तो हमें मुंबई ही है। ऊपर से अनिका की जायदाद सब कुछ तो सेम का ही होगा, तो मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती। बस कुछ कमी निकालेंगे उस लड़की में और फेंक देंगे बाहर। वैसे भी उसका बाप हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मॉम, आपने एनी से बात की, वो क्या कह रही थी? संग्राम ने पूछा। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने वंदना से बात कर ली है, उसे सब कुछ बता दिया है। उसने एनी को सब समझा दिया होगा। उसने ही तो मुझे यह आइडिया दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस हम मुंबई पहुंच जाएं, फिर ये लड़की अपनी औकात में रहेगी। बस 2 साल उसे झेलना होगा, क्योंकि वो बस 16 साल की है। उसके 18 साल की होने के बाद ही हम उसे घर से निकाल सकते हैं, लेकिन तब तक हमें उसे किसी कुत्ते की तरह पालना होगा। बस ये कुत्ता एक्सपेंसिव नहीं होगा। संग्राम के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मतलब 2 साल वो अमारा को गुलाम की तरह रखेगा। वो खुश था। संग्राम बोला। मॉम, आप गुस्सा तो नहीं हो ना मुझसे? संग्राम उठकर विशाखा जी के पास आ गया। विशाखा जी बोली। अरे नहीं बेटा, जवानी में ये सब हो जाता है, और तुमने इतना बड़ा कुछ किया भी नहीं। डोंट वरी, तुम्हारी मॉम है ना, सब कुछ ठीक कर देंगी। संग्राम अपनी माँ के गले लग गया। वो अपनी मॉम की बात सुनकर काफी खुश था। विशाखा जी के ऐसे संस्कारों ने ही लीना और संग्राम को बिगाड़ दिया था। अरिजीत जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। उन्हें तो बस पता था विशाखा ने बच्चों को बिगाड़ रखा है, लेकिन विशाखा जी इतनी घटिया सोच रखती है, ये अरिजीत जी भी नहीं जानते थे। रजतपुरा की एक साधारण सी लड़की ठाकुर साहब के घर की बहू बनने जा रही थी। ठाकुर साहब ने संग्राम की गलती को सुधारने के लिए ये फैसला लिया था। वहीं उनकी बहू ने अमारा की किस्मत अपने हाथों से लिखनी शुरू कर दी थी। महज 16 साल की उम्र में अमारा के साथ क्या क्या होने वाला था। पहले उसके घर में उसे मर्यादा का चोला पहनाया गया। अब उसके साथ गलत हुआ तो उसकी जिंदगी को बद से बदतर बनाया गया। उसकी ताई जी तो ठीक थी, लेकिन माँ, क्या उन्हें नहीं दिखा उनकी बेटी कितने कष्ट में थी? फिर भी वो अमारा के साथ शुद्धिकरण पूजा रस्में करने में जुटी रही, जबकि अमारा के जख्म अभी भी हरे थे। वो उठ बैठ नहीं पाती थी, फिर भी उन्होंने अपनी रस्में जारी रखी। आखिर वो कहाँ सुरक्षित थी, किसके पास? कुछ दिन और थे उसके पास जब वो अपने घर में थी। बाद में तो उसे ससुराल जाना था, जहाँ पहले से ही उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। अमारा को अब अपनी जिंदगी ही मनहूस लगने लगी थी। सभी उसके साथ ऐसा बर्ताव करते जैसे वो कोई अछूत कन्या हो। अमारा अब किचन में भी नहीं जाती, भूखी प्यासी ही रह जाती, किसी से कुछ नहीं बोलती। वो घर में ही थी जब संग्राम उसके घर आया। अमारा ने डर से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसने आंखें मूंद ली। संग्राम उसे देखकर मुस्कुराया और अमारा की तरफ बढ़ने लगा। अमारे ने दरवाजे के पास जाकर देखा तो संग्राम खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अमारा ऊपर के कमरे में थी, बाकी सब नीचे थे। वो वहां से हटना चाहती थी। उसे संग्राम से बहुत डर लग रहा था। तभी पीछे से नीता आ गई। उसके हाथ में चाय का ट्रे था। वो बड़े प्यार से हंसते हुए बोली, अरे चलिए भी, संग्राम जी यहाँ क्यों खड़े हैं? अमारा, तू भी ना, तेरे होने वाले पति आए हैं और तू उन्हें देखने में मग्न है, ये नहीं कि बैठने को कहे। बाकी सब कहाँ हैं दीदी? अमारा ने धीरे से कहा। सब लोग नीचे हैं, तुम्हारी शादी के बारे में बातें हो रही हैं। चाची ने ही इन्हें यहाँ भेजा है। तुम दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं सब दूर करो। कुछ ही दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए सब लोग चाहते हैं तुम दोनों की कुछ देर बातें हो। ठीक है, मैं यही हूँ, कुछ ज़रूरी हो तो आवाज़ दे देना। नीता ने एक नज़र दोनों पर डाली और वहाँ से चली गई। वो बाहर आकर पीछे की खिड़की के पास खड़ी हो गई ताकि अमारा की सारी बातें सुन सके। संग्राम ने दरवाज़ा सटा दिया और अमारा की तरफ बढ़ने लगा। अमारा बोली, देखिए, हमारे पास मत आइएगा, हमें आपसे बहुत डर लगता है।
अमार्य ने अपनी दोनों आंखें हाथों से बंद कर ली थी। संग्राम मुस्कुराया और अमार्य के करीब आ गया। उसने अमार्य के हाथ को पकड़ लिया और अमार्य के चेहरे पर अपने दूसरे हाथ से उंगली फिराने लगा। तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मेरा तुम पर पूरा हक है। और वैसे भी पहली बार तो तुम्हारे करीब नहीं आया मैं तो इससे भी कई गुना ज्यादा तुम्हारे करीब था। याद है ना कितना सुकून था। मुझे तुम्हारे करीब तुम्हें बाहों में भरकर बहुत सुकून मिलता है, पर तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाती हो। जब मैंने तुम्हें चाबुक से मारा था, उसे याद करके मुझे बहुत गुस्सा आता है। संग्राम ने अमारा को पकड़कर दीवार से लगा दिया। अमारा रो रही थी, उसे संग्राम से घिन आ रही थी। इतना होने के बाद भी वो ऐसी बातें कर रहा था। उसके माँ बाप कैसे उसकी शादी उस जैसे हैवान से कर सकते हैं। वो दबे स्वर में रो रही थी। आदत डाल लो ऐसे ही रोने की, और शादी के लिए ना बोलना है, मरना है तुझे। संग्राम ने अमारे के गर्दन को दबाते हुए कहा, याद रखना, मेरी कैद में मेरे साथ बिताए वो 2 दिन, वो 2 रातें पूरे गांव के सामने लाऊंगा और तेरी फैमिली उन्हें सबके सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगा। अमारा बेहोश होते होते बची, क्योंकि संग्राम ने उसका गला बहुत देर से दबोच रखा था। नीता कमरे में आ चुकी थी। उसने बाहर से सारी बातें सुन ली थी। संग्राम जी, नीचे बड़े ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं। संग्राम ने एक नजर अमारा पर डाली और नीचे उतर गया। अमारा के गालों पे निशान उभर आए और गर्दन लाल हो गई। नीता मुस्कुराकर वहां से नीचे चल दी। अमाया ने आईने में अपना चेहरा देखा, जो कि पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके होंठों के पास से खून निकल रहा था। उसने पास में रखे रुई से अपने होंठ को साफ किया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो नीचे आई तो मीना जी ने उसके चेहरे को देख लिया। माँ, अमाया ने धीरे से कहा। मीना जी उसके पास आ गई। उनके हाथों में गर्म हल्दी वाला दूध था। ये पी ले, खाओ, जल्दी भरेंगे। 1 हफ्ते में तेरी शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हमें नहीं करनी है शादी, अमारा ने कहा। क्या कहा तूने? मीना चिल्लापक कर दरवाजा बंद करती हुई बोली। ये देखिए, अमार ने अपनी गर्दन और गाल दिखाया, जिस पर ढेर सारे चोट के निशान थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी? अब जो भी हो, तेरी शादी तो होकर ही रहेगी। याद रखना, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। वो बहुत बड़े लोग हैं, हमारे यहाँ उल्टा रिश्ता लेकर आए हैं, और तुझे ये सब सोच रहा है? माँ, वो हमें बेवजह मारेंगे माँ, हमें बहुत दर्द होता है। अभी तक पुराने घाव नहीं भरे हैं। उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की थी माँ। हमारी क्या गलती थी जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है माँ? मीना जी गुस्से में बोली। तेरी गलती यही है कि तू एक लड़की है, सुना तूने? और यही तेरी किस्मत है। मर जाना होगा तो वहीं मर जाना, लेकिन वहां से पैर भी उठाए तो याद रखना, उसी दिन तेरी माँ तेरे लिए मर जाएगी। बेटी की बाप के घर से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी, बस इतना याद रखना। अमारा अपनी माँ को देखती रह गई। वो शुरू से मीना जी को जानती थी। मीना जी अमारा को शुरू से ही ये सब सिखाती थी कि वो बेटी है, लेकिन उसकी माँ उसे इतना बड़ा बोझ समझने लगी वो नहीं जानती थी। देख लड़की, सब धकेलते हैं, लेकिन तू कभी मत लौटना। वहाँ की दहलीज पार किया तो यहाँ की दहलीज पर भी पाँव रखने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी डूब मरना, लेकिन यहाँ मत आना। इस शादी के बाद हम मर गए, तेरे लिए, तू हमारे लिए। बस ठाकुर साहब जब बोले तो आ सकती है, बाकी तुमसे कोई मतलब नहीं हमें। अरे, तेरा भाई भी जान गया है कि तू ठाकुर साहब के पोते के साथ 2 रातें रही है। अब क्या करें? बच्चा भी तुझे देखकर यही सीखेगा ना, इसलिए तू यहाँ से जितना हो सके उतना दूर रह। ताई जी ने भी यही सब कुछ साफ साफ कह दिया था। अमारा कभी अपनी माँ को तो कभी अपनी ताई जी को देखती। कितना फर्क था दोनों में। नीता की कितनी सारी गलतियां पर भी ताई जी उसका बख्श लेती थी, और अमारा की माँ, वो कैसी थी जिन्होंने अपनी बेटी को कभी समझा ही नहीं। इतना कुछ उसके साथ हुआ था, उसे वो संभालती, लेकिन यहाँ वो अमारा कोई बोझ समझ रही थी। वैसे भी क्या फर्क पड़ता था उन्हें? अमारा के बाद रियांश था ना उनका सहारा। अमारा ने आंसू पोंछे और कमरे की तरफ बढ़ गई। अमारा के कानों में अपनी माँ और अपनी ताई जी दोनों के स्वर गूंज रहे थे। जो भी हो, तेरी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं टूटनी चाहिए, वरना सब जानते मैं क्या चीज हूँ। अब चाहे ठाकुर साहब तुझे झूले पे बिठाए, चाहे जमीन पर धकेल दे, लेकिन तू कभी मत लौटना। वहां की दहलीज पार किया तो यहाँ की दहलीज पर भी पाँव रखने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी डूब मरना, लेकिन यहाँ मत आना। इस शादी के बाद हम मर गए तेरे लिए तो हमारे लिए।
बस ठाकुर साहब बोले तो आ सकती है, बाकी तुमसे कोई मतलब नहीं है हमें। अमायरा अपनी माँ और ताई जी की बातें याद कर करके रो रही थी। दोनों में कोई फर्क नहीं था। अमायरा को खुद पर भरोसा ही नहीं हुआ। जहाँ उसका बचपन बीता था, वहाँ के लोग उसके बारे में ये सोच रखते थे। अमायरा ने सोचा शायद वो बेटी है इसीलिए, लेकिन नहीं, नीता भी तो बेटी थी, लेकिन उस पर कोई बंदिश नहीं। यहाँ ज्यादा सोचने वाली बात मीना जी की थी। मीना जी को अमारा कभी दिखी ही नहीं, इसलिए तो रियांश के आने के बाद मीना जी अमारा को हर चीज खुद करने को कहती, जबकि अमारा रियांश से बस 3 साल बड़ी थी। अमारा को समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, तो उसकी पिटाई हो जाती। लेकिन अशोक जी उसे बहुत प्यार करते थे। मीना जी अमारे के कमरे में दूध का गिलास लेकर आ गई, क्योंकि उसने अब तक दूध नहीं पिया था। अमारे ने मीना जी की तरफ एक आस से देखा। मीना जी बिना किसी भाव के बोली, मैंने कहा ना, पहले दूध पी उसके बाद कुछ बोलना। और हाँ, 7 दिन है शादी के, तू रोज हल्दी वाला दूध पिएगी तो घाव भी बनेंगे और उसके निशान भी, समझी? हम्म। अमार ने धीरे से कहा। वो कुछ पूछना चाहती थी मीना जी से, लेकिन उसने समझ लिया अब कोई फायदा नहीं। उसकी जिंदगी अब जहन्नुम बनने वाली थी। उसकी माँ भी उसके साथ नहीं थी। उसके ऊपरी घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उसके दिल पर लगे घाव कभी नहीं भरने वाले थे। संग्राम घर लौट आया। हमेशा की तरह उसने शावर लिया और बाहर बालकनी में खड़ा था। उसका मन अभी भी अमारा के पास था। वो उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता था, लेकिन अमारा ने उसका मूड खराब कर दिया था। सैम, उसके कमरे में अनिका आई थी। संग्राम ने बिना पलटे कहा, मुझे आज तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना है। तुम मुझसे दूर क्यों रह रहे हो? संग्राम ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो है वो तुम्हें मालूम है। मॉम ने बताया होगा ना? अनिका बोली, बट तुम इसके साथ थे ही क्यों? क्यों से तुमने छुआ? आखिर क्या है उस लड़की में? संग्राम हंसने लगा। नशा, उसमें नशा है। कोई भी लड़का उसकी तरफ खींचे चला जाए। ये प्यार व्यार नहीं, बस उसकी जिस्म की खुशबू, उसकी आंखें, और क्या बताऊं मैं। अनिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? क्योंकि इतनी तारीफ तो तुमने आज तक मेरी भी नहीं की है। संग्राम चुप हो गया और अनीका की तरफ देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक उंगली फेरते हुए बोला, वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन अपनी फैमिली के सामने मजबूर हो गई है बस। तो क्या तुम उसके साथ? अनीका ने बात अधूरी छोड़ दी। संग्राम ने उसे छोड़ दिया और बोला, हाँ, वो मेरी बीवी रहेगी और इसमें बुराई क्या है? हम दोनों के बीच भी फिजिकल रिलेशन है, बिना किसी रिश्ते के, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? संग्राम की बात सुनकर अनीका जोर से चीखी, तुम समझ भी रहे हो सेम क्या बोल रहे हो? मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है क्या? संग्राम ने उसके बाजू को जोर से पकड़ लिया और बोला, भूलो मत, मुझसे पहले भी तुम्हारे कई अफेयर्स थे। तुम पहली बार मेरे साथ नहीं थी, और कई लड़कों के साथ भी थी तुम, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम मेरी लाइफ में पहली लड़की थी, और जहाँ तक अमारा की बात है, वो मेरी पसंद थी, इसलिए मुझे चाहिए थी, और जो भी होगा शादी के बाद होगा। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वरना मुझसे कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। संग्राम जोर से चीखा, जाओ यहाँ से। अनीका नम आंखों से बोली, तुम भूल रहे हो संग्राम, हमारी फैमिली ने हमारा रिश्ता तय किया है। तुम ऐसे मुझे बोल भी कैसे सकते हो? संग्राम ने गुस्से से उसे घूरा। सोच लो, तुम्हें तो मैंने सिर्फ कहा, लेकिन जितना कहा सब सच है, ये तुम भी जानती हो। तो बस अपने एटीट्यूड को काबू में रखो, वरना तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। समझ में आई बात? और अगर नहीं आई तो अपनी मॉम से बात कर सकती हो। ठाकुर संग्राम सिंह को अपने हाथ की कठपुतली समझने की भूल मत करना, समझी? लोग मेरे इशारों पर नाचते हैं, मैं लोगों की नहीं। अनिका गुस्से से दंदनाती हुई वहां से निकल गई। वह अपने कमरे में आई तो लीना उसके कमरे में ही बैठी हुई थी। लीना उसे देखकर बोली, क्या हुआ मैम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई नहीं थे क्या? अनिका गुस्से में बोली, तुम्हारा भाई पागल हो गया है लीना, उसे कुछ भी समझ आता है क्या? मुझे बोल रहा था कि मेरे कितने अफेयर्स थे, और भी पता नहीं क्या क्या। उस लड़की ने पता नहीं कौन सा जादू चला दिया है उस पर। लीना बोली, रिलैक्स, भाई बस उसके साथ खेल रहा है। मॉम से बात हुई ना तुम्हारी? उन्होंने बताया तो अब तुम्हें क्या सुनना है? अनिका सोफे पर बैठते हुए बोली, लीना, तुम जानती भी हो सैम ने मुझसे कैसे बात की है। इनफैक्ट मुझसे ऐसी लड़ाई तो कभी नहीं हुई उसकी।
उसने मुझे कह दिया है कि मैं उसे छोड़कर जा सकती हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितना रोना आ रहा है। मैं उसके बिना एक पल भी रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लीना चौंक कर बोली, व्हाट? मतलब तुम्हें उनसे प्यार हो गया है? सच में? बहुत अच्छी बात है, तुम एक बार तो उन्हें समझा दी। अनिका बोली, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत फर्क पड़ता है उसका किसी और के हो जाने से। इधर संग्राम बेड पर लेट गया। उसके हाथों में उसका फोन था जिसमें अमारा की तस्वीरें थी। जब संग्राम ने उसे पहली बार देखा था उसे कहाँ मालूम था कि वो यहाँ आएगा और ऐसी कोई लड़की उसे मिलेगी। इधर अमारा खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था। बचपन में बाबा हमेशा उसे आसमान के नीचे बिठाया करते थे, उसे परियों की कहानियां सुनाते थे। मीना जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। अमारा बड़ी हुई तो ऐसे ही तन्हाई में आसमान को देखती थी। उसे बस इतना पता था, इस दुनिया में शोरों से अलग एक दुनिया है जहां हम अकेले में जा सकते हैं। उस दुनिया को बंद आंखों से महसूस कर सकते हैं। शायद हमारा राजकुमार उस दुनिया से आएगा और घोड़े पर बिठाकर सफेद बर्फ की चादर में बसे एक शहर में ले जाएगा। लेकिन ये बस सपना है बाबा। अमार ने अपने आंसू पोंछे। हम कुछ दिनों बाद चले जाएंगे और हम कितने बड़े अभागा हैं बाबा, खुलकर रो भी नहीं सकते, ना ही हम जी पाएंगे। अमारा अपने आप को समझा रही थी, सच है ना, ये राजकुमार वाली कहानी सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। हमें बहुत दर्द हो रहा है लेकिन कोई नहीं है जिसके कंधे पर सर रख कर रो सके। हम बहुत अकेले हो गए, बहुत अकेले। शायद भगवान को भी हम पर दया नहीं आती। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान हमें ऐसी सजा मिली। हम नहीं जानते हमारी जिंदगी में क्या होना है। बस भगवान से इतना मांगते हैं कि हमारे बाबा हमेशा खुश रहें, हमारा भाई रियांश वो हमेशा खुश रहे, और हमारी माँ वो तो दोनों को खुश देखकर ही खुश रहेंगी। भीगी हुई पलकों को पहुंचकर अमारा ऊपर आसमान को देखने लगी। शादी में 2 दिन रह गए थे। विशाखा ने ऊपर मन से अपनी सास के कहने पर एक छोटा सा हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम रखा था। फिलहाल तो उसका मन बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन वो जायदाद के लिए मजबूर हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उसकी एक गलती उसके बच्चों की जिंदगी पर कोई फर्क डाले। उसी दिन शाम के वक्त वंदना जी भी आ गई, जो कि अनीका की माँ थी। विशाखा जी वंदना जी को देखकर खुश होकर बोली, हे वंदना, तुम आ गई तो मुझे कुछ रेस्ट मिला। मेरा दिमाग तो खराब हो गया है यहाँ आकर। जब से आई हूँ बस कुछ ना कुछ हो ही रहा है। वंदना जी एटीट्यूड से बोली, डोंट वरी वैशु, कुछ नहीं होगा। बस 2 दिन बाद चलने की तैयारी करो। और कितने दिन रहना है यहाँ? विशाखा जी बोली, मेरी कोशिश भी यही है। बस उस फूल वाली को आ जाने दो, उसकी वजह से ही हमें इतने पापड़ बेलने पड़े हैं। संग्राम ऊपर कमरे में रेडी हो रहा था। वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब अमारा पर उसका पूरा हक होगा। कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर सकूंगा? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। उसने आईने में खुद को निहार कर देखते हुए कहा। उसने पीले रंग का कुर्ता और पजामा पहन रखा था। वो नीचे आ गया। विक्की और रोहित भी उसके साथ थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि उसने अमारा के साथ क्या किया, बल्कि उन दोनों ने भी उसकी करतूतों में साथ दिया था। अनीका भी नीचे आ गई। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। लीना भी साथ थी। फिलहाल कोई खुश नहीं था। वो लोग जो कि वहां के ठाकुर थे, उन्हें कोई तस्वीर नहीं लेनी थी, क्योंकि विशाखा जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुंबई तक ये बात जाए कि संग्राम की शादी एक गांव के लड़के से हो रही है। और वैसे भी उसकी उम्र से क्या फर्क पड़ता था? भले ही 16 साल की थी और 10वीं पास थी अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। उन्हें बस इतना पता था कि वो अनपढ़ थी। थोड़ी देर बाद संग्राम की दादी ने रस्म शुरू की और बेमन से सबने संग्राम को हल्दी लगाई, जैसे ये हल्दी की रस्म नहीं कोई मातम की रस्म हो। अनिका ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई। उसने एक हाथ में वाइन का गिलास ले रखा था। इधर अमारा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे पीले रंग की साड़ी पहनाई गई थी। उसके घाव अभी भरे नहीं थे। वह खुद को ठग रही थी। उसे अजीब सा लग रहा था। गले पर अब भी वो दांत के निशान दिख रहे थे। तभी कमरे में मीना जी आ गई। चल, सभी औरतें आ गई हैं। माँ, अमार ने धीरे से कहा तो मीना जी ने अजीब नजरों से उसे देखा। ये निशान? अमार ने अपने गले की तरफ दिखाया।
इसे ढक दे। मीनाक्षी ने वहां से पल्लू अच्छी तरह से कर दिया। अमाया नीचे आ गई तो औरतें खुसर फुसर करने लगी। हालांकि उनकी बातों में हमदर्दी का पुट था। बेचारी को इतनी कम उम्र में शादी के बंधन में बांध रहे हैं ये लोग। नीता की तो 26 की उम्र हो गई है, उसकी शादी कर देना पहले। औरतें बोल रही थी। मैं कह रही हूँ ठाकुर साहब के पोते ने कुछ किया है। हमारा तो बच्ची है, आज तक गांव में किसी ने उसकी शिकायत नहीं की है। पता नहीं मीना जी को क्या हो गया, फूल सी बच्ची की शादी 30 साल के लड़के से करने पे तुली है। अमारा वहां बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। गांव की औरतों को उस पर भरोसा था, उससे हमदर्दी थी, लेकिन उसकी खुद की माँ को नहीं। वह खुद को खुशनसीब समझे या बदनसीब जो उसकी ऐसी माँ थी। थोड़ी देर में सारी रस्म शुरू हो चुकी थी। अमारा के पूरे शरीर को हल्दी लगाई गई। उसका मासूम शरीर पूरी तरह से हल्दी में ढक गया। वो किसी सोने की गुड़िया की तरह प्रतीत हो रही थी। बहुत ही कोमल और सुंदर लग रही थी। नेता ने कुछ फोटो खींचे थे उसके, जो कि उसने संग्राम के व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए थे। अमारा चुपचाप बैठी हुई थी। उसका मन और तन दोनों पूरी तरह से स्थिर था। वह खुद को बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रही थी। उसकी चीखें अंदर ही अंदर घुटी हुई थी। वो चीखना चाहती थी, दिल खोलकर रोना चाहती थी। उसे किसी के कंधे की जरूरत थी, लेकिन उसका अपना कहने और सुनने वाला कोई नहीं था। रात काफी हो चुकी थी। अब अमारा कमरे में थी। उसने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। पूरा शरीर पीला हो चुका था। अमारा चुपचाप बैठ गई। संग्राम कमरे में आकर आराम कर रहा था। जब उसने अमारा की पिक्चर देखी, उसकी तो जैसे सांसें ठहर गई। वो बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। वो बस अब अमारा को जल्दी से जल्दी पाना चाहता था। सुबह हो चुकी थी। आज मेहंदी की रस्में होने वाली थी। अमारा के पूरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। वो किसी गुड़िया की तरह बैठी हुई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चुपचाप बस एक जगह को देखी जा रही थी। मीना जी को फिलहाल अमारा पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सारी औरतें अमारा को देखकर कुछ ना कुछ जरूर बोलती, जिससे मीना जी को और गुस्सा आता। ए अमारा, तुझे समझ नहीं आ रहा? तेरी शादी है, मोहल्ले की औरतें कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम झूठा दिखावा ही कर दे मुस्कुराने का। अमाया ने आंसू भरे आंखों से अपनी माँ को देखा। माँ, आप हमें शादी करने को कह रही हैं, क्या ये बहुत नहीं है? माँ, हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई है और हम मुस्कुराए। हम कैसे भूल जाए माँ, 10 दिन पहले हमारे साथ क्या हुआ था, जिससे हमारी शादी होगी। अब तो वो जब चाहे तब अपनी मनमानी करेंगे, और इसमें खुश होने जैसी भी कोई बात है क्या? जब तक इस घर में है दिखावा ही कर ले, बाकी वहां जाकर जो करना है कर लेना। कम से कम एक और दिन हमारी लाज रख ले। बाकी तो तूने सब खत्म ही कर दिया है। अब हमारे पास बचा ही क्या है? अमारा बोली, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, हम खुश हैं, बहुत खुश। फिर अमारा मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। रस्में खत्म हुई और अमारा अपने कमरे में आ गई। रात भर वो खिड़की से बाहर देखती रही। कल की रात उसे संग्राम के साथ बितानी थी। वो उस बात को याद करके अभी भी दहल रही थी, जब संग्राम ने उसके साथ अपनी मनमानी करने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी के पन्ने धूमिल हो चुके थे। उसने जीना किसे कहते हैं ये उम्मीद छोड़ दी थी। बस 16 साल की उम्र में उसने ये फैसला ले लिया था कि वो अब यहाँ शायद कभी नहीं लौटेगी। आगे क्या होगा? क्या अमारा की शादी संग्राम से हो पाएगी? क्या संग्राम अमारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या अमारा की जिंदगी नर्क बनने जा रही है? आगे अमारा की जिंदगी में क्या क्या तूफान आने वाले हैं, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।